एमपी लाइनमैन का जो भी बच्चे फॉर्म भरे हैं उसका सिलेबस और एएलपी का सिलेबस सेम है, समझ गए कि नहीं? जो आपके सीबीटी 2 का सिलेबस है एएलपी का, सेक्शन बी ट्रेड का सिलेबस सेम है आपका एमपी लाइनमैन। और दूसरे नंबर पर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये भी उसके साथ इंटल्ज है, समझ गए? तो इस दोनों सब्जेक्ट से 60 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और बाकी 40 नंबर का क्वेश्चन नॉन टेक्स्ट से पूछेगा, रीजनिंग, मैथ, जीएस। तो ये भी परीक्षा आप लोगों के लिए बहुत टफ नहीं होगी। ट्रेड आप लोगों के पास मजबूत है ही, और जो टफ सब्जेक्ट चैप्टर सब है वो आपका जबरदस्त हो ही गया, और उधर जो कुछ चैप्टर बचा है उसका रिवीजन कर लीजिए, और बाकी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़िए, एएलपी में भी फायदा करेगा, वहाँ भी फायदा करेगा, और उसके बाद नॉन टेक का प्रैक्टिस कीजिए। और जो लोग अप्लाई कर दिए उनको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई कोर्स वगैरह खरीदने की बहुत जरूरत नहीं है। आप लोग जितना पढ़ लिए हैं उसी में खाली प्रैक्टिस करते रहिए, सब देश का परीक्षा निकाल लीजिए। आइए साहब, तो अब कंसेप्ट वही है, चीज वही पढ़ना है, क्वेश्चन वही है, तो 75 को बैच ज्वाइन करने से क्या फायदा है कि नहीं विद्यार्थी? हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, उस पैटर्न का क्वेश्चन मिल रहा है तो टेस्ट दे दीजिए, ये एक अलग चीज होती है। अब हमेशा ट्रेडे का कोचिंग करेंगे ये कोई बात हुआ जी? तो पावर का मान कितना है? 1000 वाट। तो हमारी पावर टोटल क्या हो जाती है? V × I होती है। आप जानते हैं I का मान निकालना पड़ेगा, तो I बराबर क्या होता है? P बटा V होता है। पावर आपका 1000 है, वोल्टेज आपका 240 है, तो क्या हो गया? 4.1 एम्पियर हो गया। ठीक है, आइए साहब, अब कह रहा है किसी इंस्टॉलेशन में अर्थ करंट का मान उसकी धारा क्षमता पर निर्भर कर रहा है। बात तो सही है। 3 किलोवाट 240 वोल्ट का गीजर है, इसका भू प्रतिरोध निकालना है। तो क्वेश्चन बहुत ही कठिन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। आपके पास वोल्टेज का मान कितना दे दिया? 240 वोल्ट दे दिया, अब पावर आपका दे दिया 3000 वाट दे दिया। आई बराबर क्या जानते हैं? P बटा V जानते हैं, तो हम लोग क्या कर दिए? 3000 बटा 240 सॉल्व करिएगा, 12.5 एम्पियर आ जाएगा। और जब आई निकल गया तो R बराबर V बटे आई होती है। V 240 बटा 12.5 आपका लगभग 19 ओम आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? अगर क्वेश्चन में पॉइंट में रहेगा तो पॉइंट लीजिए, नहीं रहेगा तो डायरेक्ट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए साहब, अगला है 1 किलोवाट 230 वोल्ट की केतली को 15 एम्पियर ले जाने वाले पावर कॉर्ड का इस्तेमाल करके 15 एम्पियर प्लग सॉकेट से जोड़ा जाता है। फ्यूज का रेटिंग क्या होगा? सोच के बता, क्या करिएगा आप? करंट कैसे निकालिएगा? 1 किलोवाट है, 230 वोल्ट है ना? तो क्या करिएगा आप? आई बराबर P बाय V कर दीजिए, तो 1000 बटा 230 कर दीजिए, अप्रोक्सीमेट कितना वैल्यू आ गया? 4 पॉइंट समथिंग। तो वह किसके आसपास है? जितना भी वैल्यू आया 4 पॉइंट समथिंग, उसका कम से कम 1.5 गुना कीजिए, तो 4 डोरे 6, तो आपका 7 है क्या? ऑप्शन में नहीं है। 8 है, तो 8 बहुत ज्यादा हो गया, इसीलिए हम किसको ले लेंगे? 6 को ले लेंगे। किसको ले लेंगे? 6 को ले लेंगे। चलिए आगे बढ़। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं विद्यार्थी जी? सिविल में फिर बहाली आ रहा है, ठीक है ना? और बहाली आ रहा है, स्टेट कोटा का भी इसको फायदा मिलेगा, गारंटी है कि उसका दोनों फायदा मिल जाएगा। जातिगत फायदा मिल जाएगा, स्टेट कोटा का फायदा मिल जाएगा, प्लस तीसरा भी फायदा मिल जाएगा। गारंटी के रूप से दोस्तों जेई में होना ही होना है। एक इंडस्ट्री में प्रत्येक 60 वाट के लाइट पॉइंट की संख्या 100 तथा 50 एचपी का क्या है? शक्ति भार है। उपरोक्त लाइट भार प्रतिदिन 6 घंटे प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है 10 घंटे तक इस्तेमाल करने के बाद हमारी कितनी यूनिट की कंजप्शन होगी? एक लाइट पॉइंट 60 वाट कंज्यूम कर रहा है, 100 लाइट पॉइंट द्वारा कितना? 100 गुना 60 यानी 6000 वाट का क्या होगा? कंजप्शन। अब जब 6000 वाट का कंजप्शन हो गया तो हमारी खपत ऊर्जा क्या होगी? प्रतिदिन 6 घंटा कंज्यूम हो रहा है, तो 6 चाके 36 किलोवाट आवर, यानी आपकी क्या हो गई? 36 यूनिट हो गई। और टोटल लोड कितना कहा है? 50 एचपी। तो यहाँ कुछ लिखा तो नहीं है मीट्रिक वगैरह, तो हम जब कुछ नहीं लिखा है तो 746 लेंगे, तो 50 गुना 746 कर दिए, 37,300 वाट आ गया। किलो वाट में करिए 1000 से डिवाइड करके 37.3 किलो वाट हो गया। प्रतिदिन कितनी ऊर्जा खपत हो रही है? तो इतना हो रहा है 10 घंटे तक, तो 37.3 गुना 10 सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 373 किलोवाट आवर हो जाएगा। अब आपके पास इससे पीछे कितना मिला था? 36 किलोवाट आवर लाइट द्वारा, ठीक है। ओवरऑल कितना मिल गया पावर लोड से? 373। दोनों को जोड़ दीजिए, 409 किलोवाट आवर, यानी 409 यूनिट का बिजली आपका कंज्यूम हो रहा है। अगर कह देगा कि भाई साहब 2 रुपए यूनिट है, तो 2 से गुना कर दीजिए, उतना बिल हो जाएगा। क्वेश्चन आपके बीच है साथियों,
1500 वाट का स्प्लिट एयर कंडीशनर है, एक दिन में 12 घंटे चल रहा है, एक महीने में कितनी यूनिट एनर्जी का कंजप्शन होगा? कहा गया है 1 मंथ बराबर क्या मानने के लिए? 30 दिन मानने की। एनर्जी कंजप्शन का सूत्र आप लोगों को मालूम है, क्या होता है साथियों? यूनिट की संख्या बराबर वाट आवर इंटू दिन। क्या होता है? वाट आवर इंटू दिन बटा 1000। तो क्या हो जाएगा? वाट है मेरा 1500, घंटा है 12, दिन है 30 बटा 1000, 540 आपका क्या निकल गया? यूनिट निकल। ठीक है कि नहीं? चलिए हाई अगला प्रश्न है। 1000 वाट का हीटर 200 वोल्ट के विद्युत सप्लाई से जुड़ा हुआ है। यदि एक महीने में 30 घंटे तक यह जुड़ा रहता है, अब 4 रुपया प्रति यूनिट आप बिजली का बिल देना पड़ रहा है, तो महीना भर में कितना बिल आएगा? इसके लिए बहुत अच्छा है साहब, टाइम आपका कितना हो गया? 30 घंटा हो गया। वोल्टेज क्या है? 200 वोल्ट है। तो हम लोगों को वोल्टेज से तो यहाँ मतलब रहता नहीं है, यहाँ मतलब किससे रहता है? वाटेज से। तो वाट है आपका 1000, घंटा है 30, दिन आपका कितना कह रहा है? एक महीना में कितना कह रहा है आपका? मतलब एक महीने में, ठीक है कि नहीं? तो हम लोग क्या कर लेंगे? टोटल एक महीना में ही इतना दिन ही चल रहा है नहीं, तो सीधा सीधा क्या करिएगा? वाट गुना घंटे गुना 3। तो हमारा क्या हो जाएगा? यदि हम 30 घंटा तक जुड़ा रहता है, इसका मतलब एक घंटा डेली चलता है कि नहीं? कितना चलता है? एक घंटा डेली चलता है। या तो आप डायरेक्ट 1000 गुना 30 कर दीजिए, नहीं तो 1 घंटा डेली करके आप कीजिए। तो वाट गुना घंटा गुना दिन 1000 गुना 1 गुना 30 बटा 1000 बराबर 30। यहाँ मिस क्या करेगा कोई कोई विद्यार्थी? तो यहाँ 1 के जगह पे 30 गुना 30 कर देगा, तो वो गलत है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक महीने में ही 30 घंटा चला है, यानी 30 दिन में 30 घंटा चला है, तो एक दिन में कितना घंटा? एक ही घंटा चला है। समझे कि नहीं? तो आपका 30 किलोवाट आवर हो गया, और 30 के डब्ल्यूएच जो हमारा आ गया, तो यहां से आप 4 रुपए के दर से निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 120 रुपया हो जाएगा। 1000 वाट का हीटर है, 4 घंटा इस्तेमाल में लिया जा रहा है, 35 पैसा प्रति यूनिट की दर से 30 दिन का बिल आपका क्या होगा? तो देख लीजिए साहब, यहां पर भी आपका पावर 1000 है, टाइम आपका 4 घंटा है, और दिन आपका कितना है? 30 दिन है, 30 है। अब कर लीजिए, वाट की जगह पे 1000, घंटा की जगह पे 4, और डे की जगह पे 30, अब बटा 1000 120 हो गया। अब 35 पैसा यूनिट कहा था, तो 120 गुना 0.35 42 रुपया हो गया। ठीक है, चलिए जरा सा क्वेश्चन का आंसर देते चलिएगा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। गीजर में भीतरी कंटेनर और बाहरी केसिंग के बीच क्या लगाते हैं? ग्लास ऊल लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं अनिल जी? ये लगाते हैं साहब उष्मा हानि को घटाने के लिए। क्या करने के लिए? घटाने के लिए। चलिए, आपको पता चल गया कौन आविष्कार किया था बिजली का? नहीं पता चला? कोशिश करिएगा पता। हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो पूछा था, है ना? स्टीम आयरन में जो हीटिंग एलिमेंट होता है, कौन सा तत्व लेते हैं साहब? माइका, प्रेस, टंगस्टन लेते हैं। द्विधात्मिक स्ट्रिप के लिए तापमान सेटिंग किसके द्वारा बदली जा सकती है? हीटिंग एलिमेंट को दूर और नजदीक ले जाकर के। विद्युत प्रेस में इस्तेमाल हो जाने वाली इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सी है? माइका है। क्या है साहब? अभ्रक है, माइका है। साथियों, नीचे दिखाया गया संकेत क्या दर्शाता है? हीटर को दर्शाता है। क्या हो रही है? ऊपर आप सेक रहे हैं आग, वो है साहब जी, हीट आपको प्राप्त हो रही है। विद्युत संबंधित कार्य करते समय डैश में बिजली का झटका लगने की आशंका नहीं है। किसमें साहब? सूखी लकड़ी में। सूखी लकड़ी विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। क्या होती है? कुचालक होती है। इलेक्ट्रिक स्टोव संचालित करने के लिए कितना हर्ट्ज? राइट आंसर क्या है? 50 हर्ट्ज। भारत का रेटेड वही है। समझे कि नहीं? आइए साहब जी, आइए। 50 हर्ट्ज। हाँ, कुंभ चला जाएगा, एक बार स्नान करके आ जाएगा। बनारस में स्नान किया ही था, कुछ और डिस्टेंस तय करके महाकुंभ में नहा लेगा, मन मस्तिष्क ठीक हो जाए। हाँ हाँ, जरूरी है। 112 साल बाद ये समय आया है। 144, चलिए बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक ओवन में थर्मोस्टेट का काम क्या है? तापमान को नियंत्रित करना। तो अचालित विद्युत प्रेस में तापमान नियंत्रक नामक अवयव क्या होता है? थर्मोस्टेट होता है। अगला प्रश्न बताइए साहब, वाटर हीटर के लिए कमीशनिंग या इंस्टॉलेशन से पहले इंसुलेशन प्रतिरोध कितना से कम नहीं होना चाहिए? 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में किसका उपयोग इलेक्ट्रिक केतली में हीटिंग एलिमेंट के रूप में किया जाता है? क्या जवाब दीजिएगा? धातु के ट्यूब में कंसील्ड वायर,
घरेलू उपभोक्ता को सिंगल फेज आपूर्ति प्रदान की जाती है कितना साहब? 230 वोल्ट एसी। इलेक्ट्रिक आयरन के तापमान को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं? द्विधात्विक पत्ती। थर्मोस्टेट अगर नहीं है तो द्विधात्विक पत्ती। साहब जी विद्युत चालित इस्त्री में क्वाइल से बेस की प्लेट तक उष्मा का स्थानांतरण कंडक्शन से होता है, चालन विधि से होता है। टोस्टर का तापन एलिमेंट डैश के तार का बना होता है, ना ही क्रोम का बना होता है। अगला है साहब इस्त्री इलेक्ट्रिक आयरन की बेस प्लेट में उष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? चालन के माध्यम से होता है। 1000 वाट का हीटर है, 200 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है ना, आपका 120 रुपया आता है। क्वेश्चन पीछे था ना, बन जाएगा विद्यार्थी जी। 1000 इंटू कितना? 1 इंटू 30 बटे 1000, तो आपका 30 के WH आया, गुना 4 कर दीजिए, 120 रुपया हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। आपको ऐसे विद्युत तापक की जांच करनी है जो गर्म ही नहीं हो रहा है, पता चलाया तो सब चीज ठीक है, कहीं कुछ खराबी नहीं है, कैसे आप इसको दूर करिएगा? कंप्लीट खोल करके चेक करेंगे, यानी पूरा खोलकर सभी पुर्जे को क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा साहब। आपको एक पंखा को बदलना है तो सबसे सुरक्षित रास्ता क्या है? बेंच पे चढ़िएगा, खोल दीजिएगा? नहीं साहब, क्या करिएगा? मेन स्विच को बंद करके तब जाकर के ही कोई काम करेंगे। मेन सप्लाई चालू है, इधर खोलना चालू एकदम नहीं करेंगे। नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध होना चाहिए शुरुआत में क्या? कुछ ओम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। साहब जी स्टोरेज टाइप के वाटर कूलर में इवोपरेटर कॉइल कहां रखा जाता है? कहां पर? दीवारों पर टाँका लगाकर रखा जाता है। आपको एक गीजर की मरम्मत करनी है जो पानी ही गर्म नहीं कर रहा है, क्या समस्या हो सकता है? तो हमारा साहब जी क्या हो सकता है? थर्मोस्टेट का संपर्क ओपन है। क्या है? हीटर निम्नलिखित पर काम करता है? इंडक्टिव लोड पर, की कैपेसिटिव लोड पर, की रेजिस्टिव लोड पर? हीटर जैसे ही आ गया, आपका फिलामेंट जैसे ही आ गया, कौन सा बाहर होगा? प्रतिरोध हो जाएगा। टोस्टर नामक उपकरण में हीटिंग एलिमेंट की तुलना में बाह्य तंतु का प्रतिरोध कितना होता है? आधा होता है। कितना होता है साहब? आधा होता है। यदि किसी वॉशिंग मशीन की बेल्ट ढीली हो जाए तो क्या होगा? केवल पल्सेटर घूर्णन नहीं करेगा। चालू करने से पहले प्रत्येक उपकरण की विद्युत प्रतिरोधी हेतु जांच करनी चाहिए। जल तापक के लिए विद्युत रोधी प्रतिरोध का मान डैश से कम नहीं होना चाहिए, 1 मेगा ओम से कम नहीं होना, 0.5 कितना से? डैश से कम नहीं होना चाहिए, 0. अगला प्रश्न देखिए, क्या था? 10 नंबर देख लेते हैं एक बार। 10 नंबर में है कमीशनिंग एवं स्थापन के लिए इंसुलेशन प्रतिरोध। यहां क्या है? यहां क्या है? चालू करने जांच करनी चाहिए जल तापक। क्वेश्चन में अंतर है विद्यार्थी जी। हाँ अंतर है। किसी छत पंखा के लिए रेगुलेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो साहब जी पंखे में वोल्टेज को कम करने के लिए। मिक्सर की मोटर का धातु के इस वाइंडिंग के साथ क्या हो जाए? इलेक्ट्रिक संपर्क हो जाए तो वाइंडिंग क्या हो जाएगी? ग्राउंडेड हो जाएगी, अर्थ के साथ संपर्कित हो जाएगी। गीजर के बाहरी आवरण और भीतरी आवरण के बीच में कौन सी सामग्री ग्लास उल होती है? बिजली की खपत किसमें सबसे अधिक होती है? वाटर हीटर में, वाटर हीटर में होती है। चलिए घरेलू विद्युत उपकरण ज्यादातर किस वोल्टेज पर काम करते हैं? 230 वोल्ट एसी पर काम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस स्विच और सुरक्षात्मक डिवाइस दोनों के रूप में यूज होता है? तो हमारा एमसीबी जो है स्विच और सेफ्टी दोनों के रूप में काम करता है। गीजर में जल का स्तर कितना? 10 से 12 सेंटीमीटर नीचे रखा जाना चाहिए। सीलिंग फैन में कौन सी मशीन होती है साहब? परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर होती है। छत के पंखे के परिपथ में रेगुलेटर क्यों लगाया जाता है? तो हमारा क्या करने के लिए? पंखे पर आधारित वोल्टेज को घटाने के लिए। सीलिंग फैन का घुमाव कैसे निर्धारित किया जाता है?
फैन की पत्ती के सिरे द्वारा निर्मित व्यास से। सीलिंग फैन की पत्ती किससे जुड़ी रहती है? फैन की बॉडी से कि फैन के शाफ्ट से? बॉडी से। बॉडी पर ही क्या करते हैं? नट से टाइट करते हैं। इसके पहले क्या बताए थे? अच्छा, फैन का ऊपरी आवरण, अच्छा अच्छा चेक कर लेते हैं, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है ना। फैन का ऊपरी आवरण और फैन का बॉडी है ना, क्योंकि दोनों मामला जो है बहुत क्लोज होता है, समझे कि ना, दोनों मामला क्लोज होता है, लेकिन यही ज्यादा सही उत्तर है, समझे कि नहीं, क्योंकि आपका जो है बॉडी का ही पार्ट है, ये बात तो सही है। अब बॉडी मतलब टोटल व्यवस्था है, बॉडी मतलब टोटल व्यवस्था है, इस टोटल का जो है यहाँ पर कसते हैं, इसीलिए ऊपरी आवरण जो है वो ज्यादा सुटेबल है, इसीलिए इसी को लेना ज्यादा ठीक लगता है। हाँ? इसी को लेके चल, नहीं रहेगा तब लेना पड़ेगा, कि दोनों एक्चुअली मिलता जुलने में कंफ्यूजन उतना रहता नहीं है, लेकिन है कि जब सेपरेट सेपरेट कर दिया है तो थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। मिक्सर की आर्मेचर कुंडली अगर खुली हुई है तो क्या होगा? एकदम नहीं चलेगा, संचालित ही। घरेलू कार्य में फूड मिक्सर के लिए जो विद्युत मोटर है हमारा, सामान्यतः कौन सा होता है? यूनिवर्सल होता है। अगला है, मिक्सर की प्रचालन गति लगभग कितनी होती है? ऑप्शन में जो दिया है 3000 से 14 दिया है, तो इसी को हम लोग ले लेंगे। थर्मोकपल बनाया जाता है कैसे साहब? तो सदृश की असदृश जब भी बनाते हैं कैसे बनाते हैं? असमान धातुओं की मदद से बनाते हैं, ठीक है। बाय मेटालिक का मतलब ही होता है अलग अलग मैटर रहेगा तभी तो तापमान के बीच अंतर होगा, और तापमान में जब अंतर होगा तो उसके कारण विभवांतर होगा, ठीक है, जो कि सीबेक इफेक्ट होती है, जिससे हमको वोल्टेज का उत्पादन होता है। केक बेकिंग के लिए किस ओवन का तापमान निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है? थर्मोस्टेट द्वारा। दो धातु वाली पट्टियां इस्तेमाल की जाती हैं कहां पर साहब? थर्मोस्टेट में भी होती हैं, मेटालिक थर्मामीटर में भी होती हैं, परिपथ को खोलने बंद करने में भी होती हैं, सभी में यूज होती। रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट किस पदार्थ का बना होता है? किस विद्युत उपकरण में तापन अवयव में कौन सा गुण होना चाहिए? उच्च प्रतिरोधकता उसकी होनी चाहिए, तभी तो आपका हीट क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आई स्क्वायर आर लॉस। वाटर कूलर में कौन सा प्रशीतक फ्रेयॉन का इस्तेमाल करते हैं? 1000 वाट का हीटर, ये तो कंफर्म है, कितना आता है? 42 रुपया आता है ना। अभी जो पीछे का क्वेश्चन था वही है, इसमें से कोई नहीं हो जाए। अगला है, इलेक्ट्रिक आयरन को 2 पिन सॉकेट से बिजली की सप्लाई दी जा रही है, एलिमेंट का संपर्क इलेक्ट्रिक आयरन की बॉडी से हो तो क्या होगा? क्या जवाब दीजिएगा? उष्मान प्रभाव वही होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, क्या होगा? कोई फर्क है? घरेलू विद्युत ओवन में तापक्रम, विद्युत प्रतिरोध और हीटिंग एलिमेंट किससे बने होते हैं? डायक्रोम से बने। चलिए एक दो क्वेश्चन और आप लोगों से पूछ लेते हैं।